और हम सब लोहा काट रहे हैं कागज की तलवारों से, हम सब लोहा काट रहे हैं कागज की तलवारों से। तो प्रिय उत्कर्ष, अब ये माइक आपके हवाले में। ये विद्यालय इतना महत्वपूर्ण है पूरे देश में, लोग यहाँ आने का सपना देखते हैं, क्योंकि इस जगह जिन लोगों ने कार्य किया उस कार्य को इतनी तपस्या के साथ किया है कि इस भूमि पर आना, यहाँ माथा नवाना, अध्ययन करना, ज्ञान अर्जन करना लोग अपने जीवन का सौभाग्य समझते हैं। और जब कभी इससे शिक्षा पाए हुए अधिकारियों को कार्य करते हुए देखते हैं तो लगता ही है कि शायद उनकी तपस्थली इतनी पवित्र रही है जिसके कारण इनके व्यक्तित्व में आज भी वो जो पद की हनक और गमक होती है वो नहीं आ पाई। सर को झुका देने के कारण वो जो श्रेष्ठता आती है वो कैसे व्यक्तित्व में देखी जा सकती है, वो यहाँ आकर आज महसूस हुआ और हमेशा होता रहेगा। आज इतना अच्छा संचालन पवन भैया खुद कर रहे हैं। यहाँ के बहुत महत्वपूर्ण कवि, पूरे देश में जाने गए आदरणीय प्रमोद तिवारी जी, मैं उनकी पंक्तियां इसलिए पढ़ रहा हूं कि आज संचालन की दृष्टि से उनके पास जो खजाना था, जो महत्वपूर्ण वाक्य थे, उसके कारण हम सब बहुत चमत्कृत हो रहे थे। मैं आप सब लोगों से अनुरोध करता हूं बीच में अपनी बात रोकते हुए कि अतुल जी जो कि मंच के एक महत्वपूर्ण कवि हैं, वे कृपा पूर्वक पधार गए हैं। आप लोग जरा जोरदार तालियां बजाइए। तुम कह लो या मैं कह लूं, अब कविता की बाकी देखिएगा। आंखों की दहलीज पे आके सपना बोला आंसू से, पीठिका है बहुत सुंदर। वो कितने ढंग से इस शहर ने पूरे हिंदी साहित्य के ऊपर उपकार किया है, अगर इसको दिया। और वर्तमान समय में ये साहित्य जगत ऋणी रहेगा तमाम कलाकारों के कारण और साहित्यकारों के कारण। के साथ आदरणीय लोकेश जी का नाम, आदरणीय सुरेश अवस्थी जी का नाम हम मन से लेंगे। कविता के संस्कार के संदर्भ कवि सम्मेलन आपके पास पहुंचाऊंगा। कविता क्या होती है? ये जो बच्चे बैठे हैं, इन्होंने कविता को इंस्टाग्राम इसके लिए, तो कवि धूमिल ने हम लोगों को बताया कि कविता क्या होती है। उन्होंने कहा था वो उसके माध्यम से पूरा जीवन यापन करता था, उसके सहारे कभी उधर कुलाचे भरती, कभी इधर टकराता पत्थर, कभी उधर टकराता पत्थर। उस मार्ग से गुजरते हुए एक दिन एक जौहरी निकला और उस जौहरी ने उस बकरी के गले में बंधा हुआ वो पत्थर देखा और उस पत्थर को देखकर उसने उस बहेलिये से कहा, क्या तुम ये पत्थर मुझे दोगे? इसके जितने दाम चाहो ले लो तुम मुझसे। में पड़ी हुई दरार देखी उस बहेलिये ने तो उससे पूछा, क्यों रे हीरे, तू उसके गले में बंधा रहा, बकरी के गले में, इधर टकराया उधर टकराया, तब तेरे भीतर दरार नहीं आई तो टूटा नहीं। आज मैं मुट्ठी में बांध कर इतने सलीके से तुझे यहाँ तक लेकर आया हूँ। कम कीमत आ गई, इसलिए इस कम कीमत के कारण मेरा कलेजा दर गया है, अन्यथा मैं तो तेरे साथ चलने को तैयार था। तो मैं कानपुर की इस जौहरी जमात के सामने विश्वस्त हूँ कि ये काव्य मंच के हीरो का मूल्यांकन कम नहीं करेंगे। आप इस बात का समर्थन करें। आए लोग पीएचडी करने आते हैं, जो लघु शोध करने आते हैं, अगर गीत की भूमिका में जिन लोगों के नाम पूछे जाते हैं तो गुरुजी बड़े मन से बहुत सारी पंक्तियां, यहाँ तक कि एक पुस्तक भी उनके पास। ध्यान अनुमानहीन हो निवल मति वारो। कवियों के पास जो शब्द संपदा होती है उसके बाद भी मां सरस्वती की कृपा के बगैर काम नहीं होता। जानो नहीं पूजन को महत विधान ध्यान, अनुमानहीन हो निवल मति वारो हो, नीरस हो निपट गुमान में ही डूब्यो रहो। विविध कुबुद्धि की नदीन को किनारों हो, अवगुण अगारो
सितारो पात कीन को हो, खोटो हो खरो हो मात जो हो सो तिहारो हो, खोटो हो खरो हो मात जो हो सो तिहारो हो। तो शायद वो एक शब्द भी न लिख पाए। कार्यक्रम बिना लोगों के समर्पण के, बिना लोगों की वीरता का पता चलता है। उन भूषण की एक कहानी बहुत अच्छी है और आज के आयोजन के जो आयोजक हैं उनके संदर्भ में ये बात बहुत मन से कही जा सकती है। आदरणीय मोहन जी हमारे सामने बैठे हुए हैं, इतने बड़े व्यक्तित्व जिसके होते हुए भी उन्होंने कार्यक्रम को बड़े मन से सजाया और दूसरे लोग जो इस आयोजन से जुड़े रहे। कवि भूषण एक दिन यात्रा कर रहे थे और उस यात्रा के दौरान उनके मन में आया बात पूरी हो जाएगी, इसी मार्ग से गुजर के भी जाना है। शिवाजी के यहाँ तक दरबार के रूप में जा रहे थे दरबार में, तो वहां जब उन्होंने कहार से कहलवाया कि यहीं पर पालकी को रोक दो जरा, जिस मार्ग से गुजर रहे हो इसी मार्ग पर छत्रसाल रहा करते हैं, तो उन छत्रसाल के दर्शन अगर हो जाएं तो ठीक रहेगा। तो वो क्या आया और भूषण के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, कह रहा है कि आदरणीय आदेश करें, मैं ही छत्रसाल हूँ। भूषण जैसा कवि जब यात्रा के लिए निकलता है तो छत्रसाल जैसे लोग अगर कांधा लगाने का काम कर दिया करते हैं तो उनकी संपदा भी सफल हो जाया करती है। शिवाजी और भूषण जैसे लोग अगर शिवाजी और छत्रसाल जैसे पर ऐसे ही रखा, मैं कुंवर बेचैन की पंक्तियां उन्हें सौंपता हूँ। किसी भी काम को करने की चाहें पहले आती है, अगर बच्चे को गोदी लो तो बाहें पहले आती हैं। ये वो बाहें हैं जिनके कारण इस तरह भी काम को करने की चाहे पहले आती हैं, अगर बच्चे को गोदी लो तो बाहें पहले आती हैं। इस प्रांगण में इतने बच्चे ही बच्चे दिखाई दे रहे हैं, तो क्यों याद रहेगा कम से कम, क्योंकि इतने बड़े कवि सम्मेलन में पहली बार अवसर मिलना, आज उसकी चेतना, तब उसको अपने पहले काव्य पाठ का स्मरण हो आएगा। तो मैं राहुल गुप्ता, जो कि ये महसूस मन बनाए हुए तो आपके शहर से ही, कभी गीत सी लगती तो गीता सी लगती है, कभी गीत सी लगती तो गीता सी लगती है, कभी गीत सी लगती तो गीता सी लगती है, सचमुच मेरी बेटी बड़ी पुनीता लगती है। रहती है घर का सामान सजोने में और शिव का धनुष उठा के रखने में, शिव का धनुष उठा के रख देती है कोने में, सचमुच मेरी बेटी बिल्कुल। आपके यहाँ से शिक्षा ग्रहण करके बात आ जाए तो पर्वत उछाल कर रख दें, ऐ मेरे देश तेरे जख्मों की सौगंध हमें, तू जो कह दे तो कलेजा निकाल कर रख दें। भाई अतुल वाजपेयी वही कैसे पहल भूल गया हूँ, कल तक तो था हर शेर मुझे याद जबानी, देखा तुम्हें तो पूरी गजल भूल गया। आपका प्रेम इतना ज्यादा है, कोई बड़े से बड़ा जैसे जो लोग गांव से जुड़े हुए, प्यास को दो बूंद गंगा जल बहुत है, बादशाहों को मुबारक हो दुशाले, जोगियों के जिस्म पर वलकल बहुत है। तो हमें बस सोमवार को इश्क हुआ था, मंगल को इजहार हो गया, बुध को दोनों बेकरार थे, गुरु को कौल करार हो गया, शुक्रवार को स्वप्न सजोए, शनि को तेज खुमार हो गया, किंतु बीच में संडे पड़ गया, सब कुछ बंटा ढार हो गया, किंतु बीच में संडे पड़ गया, सब कुछ बंटा ढार हो गया। क्या बात है, क्या बात है। अभी कुछ लोगों को तालीम मिल जाएगी किसमें ना रोने से कल पड़े, जिस तरह पी रहा हूँ, जिस तरह हंस रहा हूँ मैं पी पी के गर्म अश्क, कोई दूसरा हंसे तो कलेजा निकल पड़े, कोई दूसरा हंसे तो कलेजा निकल पड़े। आदरणीय दिलीप जी ने बहुत अच्छे ढंग से इस आयोजन को एक गति दी और बाहर आए और नए कवि का नए ढंग से स्वागत करें, ताकि वे अपने पवन जी से यही कह रहा था कि आप सो भी सकता है, इसलिए माइक में दे कविता सुना रहा था और कविता इतनी लंबी हो गई कि एक श्रोता दिवंगत
अदालत पहुंचा, जज साहब के सामने पहुंचा, बोले जज साहब से पूछा कि क्या जज साहब? तो जज साहब ने कहा भाई आपकी कोई आखिरी इच्छा हो तो बताइए। बोले वही वाली लंबी कविता आपको भी सुनाना चाहता हूं। तो कृपा करके इतना तो हमारे ऊपर अंकुश लगा रहे, आदरणीय हमारे मंच पर बैठे हुए हैं, सरस्वती जी के पूजक हैं हम लोग, तो उनके बालक के रूप में गणेश जी को पूछते हैं हम। आत्मा विचारों की माला है, कविता भावनाओं का पुंज है, विचारों की गीतों में बदल जाता है कभी अलग ढंग से। तो ऐसी ही भावनाओं को कविता के रूप में आपके प्रांगण से उड़कर आने वाला एक व्यक्ति जो आपके यहाँ शिक्षक बना और फिर न जाने कितने आयोजनों का भार अपने कंधों पर ढोया, ऐसे मैं अपने बड़े भाई पवन जी को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। जरा जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत। तू अनमना न कर अपना। आप लोग जरा मन से सुने इस टिप्पणी को। बस पर तेरी तस्वीर अधूरी रहनी थी, शायद मैंने गत जन्मों में अदबने नीड़ तोड़े होंगे, चातक का स्वर सुनने वाले बादल वापस मोड़े होंगे, ऐसा अपराध किया होगा जिसकी फिर क्षमा नहीं मिलती, तितली के पर नोचे होंगे, हिरणों के त्रिग फोड़े होंगे, इसलिए जिंदगी भर मेरे तन को बेचैन भटकना था, मन में कस्तूरी रहनी थी, तस्वीर अधूरी नहीं। इस अधूरेपन का नाम जीवन है जो कभी याद। सकल सृष्टि का सार वह सत्य सनातन देखा, लोहा जैसा तपते देखा, ढलते देखा, गलते देखा, मैंने उसको गोली जैसा चलते देखा। प्रख्यात की वाणी ऐसे ही बात करेगी आपसे। अभी मन भर के ताली हो जाएगी जरा उसको। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। माथे पर भी था जो अंतिम गोली थी, जिसे देख करके शहीद की माता ये बोली थी, इसे घाव मत कहो तिलक हिमगिरी ने लगा दिया है, इसे घाव मत कहो तिलक हिमगिरी ने लगा दिया है, सोया मेरा लाल किंतु भारत को जगा दिया है, सोया मेरा लाल किंतु भारत को जगा दिया है। ऐसी जागरण की बात प्रख्यात जब जब स्वर खोलेगा, मुझे विश्वास है बहुत लंबे समय तक कवि सम्मेलन के मंच को उसका स्वर इसी तरह से लाभान्वित करता रहेगा। कवि सम्मेलन तो न जाने कितने कवियों का लाभ करते ही हैं, लेकिन प्रख्यात जैसे स्वर जब कवि मंच पर आते हैं तो कवि सम्मेलन का भी लाभ बढ़ जाता है। कि जब साहित्य को सत्ता पहचानने लगती है तो अटल जी का वो वाक्य याद आता है। कलकत्ते के दौरान उन्होंने अपने भाषण में ये कहा कि आज सत्ता को देखकर ऐसा लगता है कि जितनी राजनीति साहित्य में आ गई है, जितनी राजनीति साहित्य में आ गई है, उतना साहित्य अगर राजनीति में आ जाता तो उसकी दिशा और दशा दोनों बदल जाती। मुझे लगता है कि शायद सरकार को बहुत देर से इस बात का एहसास हुआ, जिसका निर्णय बहुत पहले हो जाना चाहिए था। ऐसे सुरेश जी, और जब जब वो आवाज लगा के गुजरता था, वहां के बच्चे दौड़ते थे और अपनी माता का पल्लू खींचते थे, कहते थे माँ, रोने लगते थे कि मुझे नौन खटाई दिलानी है, नौन खटाई दिलानी है। तो माँ कहती थी कि ठीक है, किसी तरह से डालती थी, कभी खिला भी देती थी। एक दिन उसने नौन खटाई वाले को बुलाया और उससे कहा, बोले अरे तुम किसी और गली से गुजर जाया करो, यहीं से गुजरते हो, मेरे बच्चे रोने लगते हैं, हर दिन का तुम्हारा यही है, इधर से गुजरते हो तो नौन खटाई बेचते हुए जाते हो, मेरे बच्चे रोने लगते हैं। अब उस नौन खटाई वाले का उत्तर सुनिए। कहता है, मैम साहब, अगर आपके बच्चे नौन खटाई के लिए नहीं रोएंगे तो रात में मेरे बच्चे रोटी के लिए रोने लगेंगे। दृष्टिकोण हमारे यहाँ जब व्यंग में उतरता है तब सुरेश अवस्थी जी की कविताएं हमारे सामने आती हैं। मैं उनको बुलाऊं मासूद गाजियाबादी की पंक्तियों से। खुशी से झूमती बारात को छोड़ो, उन्हें देखो कि जिनको नाच गाने का बहाना तक नहीं मिलता, जो बारातों में अक्सर रोशनी का बोझ ढोते हैं, उन्हीं बच्चों को बारातों में खाना तक नहीं मिलता। जब वो कहीं बाहर गए तो शहर का नाम उनके साथ जोड़कर चला, जिगर मुरादाबादी, राहत इंदौरी, वसीम बरेलवी, ऐसे करते हैं। लोगों के साथ तो शहर बहुत यात्रा करता है, लेकिन कभी कभी कोई व्यक्ति ऐसा होता है जिसके नाम से शहर जाना, पूरे देश में ये चर्चा हो, ये गौरव का विषय है, लेकिन विदेश में कानपुर का नाम अगर सिद्ध हुआ है वहां जानकर, तो उनके नाम से आप लोग जरा जोरदार ताली बजाएं। किसी
भर हैरान करता है। उनका एक एक वाक्य इतना महत्वपूर्ण था जो हम लोगों को आनंदित कर रहा था। उन्होंने अपने बीच में बोलते बोलते अंसार जी को कहा, आप कहते हैं बात आ जाए तो पर्वत उछाल कर रखते हैं, ऐ मेरे देश तेरे जख्मों की सौगंध हमें, तू जो कह दे तो कलेजा निकाल कर रखते हैं। भाई अतुल वाजपेयी